चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है, जो कि 80 मार्क्स का रहेगा। आपके पूरा पेपर की थीम पे ये रहेगा आपके पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। क्या 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा इसको सोल्व करने के लिए। आपको ये कुछ एक दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ के ही आपको प्रश्न आगे करने हैं। क्या तो देखिए, सबसे पहले आपको खंड अ देखने को मिलेगा। इसमें बहु विकल्पात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सबके लिए एक एक अंक मिलता है। क्या तो पहला क्वेश्चन है आपके 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस देश के एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो इसमें आंसर रहेगा आपका यूनान को। अगला क्वेश्चन है आपके काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। तो काजू की फसल के लिए लाल लेटराइट मृदा उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो सिलाई मशीन का उपभोक्ता उद्योग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाले प्रथम बंदरगाह था वो था कांडला। 15वीं व 16वीं सदी में कौन से देश के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश में जाकर छापे खाने खुलवाया करते थे? तो वो है आपका जर्मनी के। दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक था? तो पूरब और अतीत का। 1890 के दशक में जिस महाद्वीप में मवेशी प्लेग रिडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली वह महाद्वीप है, वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ था आपके कलकत्ता से। गया श्रीलंका में जिस धर्म या सामाजिक समूह के लोग सर्वाधिक थे वो है सिंहली। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची व्यापार में रखा गया है? तो वह है प्रतिरक्षा। सांप्रदायिकता राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है? तो वो है धार्मिक पूर्वाग्रह का, सांप्रदायिक हिंसा का, बहुसंख्यावाद का और उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा आपके उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपका सार्थक विकल्प का होना। यह क्या है? राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है। निम्न में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवगुण नहीं है वह है आपके अवैध शासन व्यवस्था। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु थी तो वो थी 68.8। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसे कहते हैं क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह है आपके उदारीकरण की प्रक्रिया। तो इसके साथ ही आपके 18 MCQs फिनिश हो चुके हैं। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 6 के लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। क्या तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन में फ्रांसीसी के साथ हुई थी। तो सन 1789 1789 में। भू स्वामित्व में विरासत, यहाँ पे आएगा आपके विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता रहा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी सन 1853 में चलाई गई थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1853। आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अच्छा है। यहाँ पे आ जाएगा अच्छा है। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीय क्षेत्र के श्रमिक क्या करते हैं? क्या नहीं करते? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, उसको कहते हैं विदेशी निवेश। तो ये आपके MCQs भी यहाँ पे फिनिश, ये फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे फिनिश। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आ रहे हैं, ये 1 से लेकर 12 तक रहेंगे और ये एक एक नंबर के रहेंगे और इनको उत्तर आपको एक एक पंक्ति में ही देना होता है। क्या 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वो थी कपास व नील। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। कंपोजिटर किसे कहते हैं? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 4th, वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। तो वनों से हमें गोंद और इमारती लकड़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। क्या सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे माल का नाम लिखिए। तो इसके लिए चूना पत्थर और सिलिका। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को
मिलता है। तो यह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को मिलाता है क्या? सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है? जब सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है तो इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है क्या? सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में या अमेरिका से हुई थी क्या? अगला है नवा क्वेश्चन, दो स्थानगत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल रही? तो पहली थी नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने तथा खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियां। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले किन्हीं दो कारकों का नाम लिखिए। तो वह है आपका पहला, परिवहन प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। अगला लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं ऐसे दो तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनमें प्राय दुकानदार उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो पहला है दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूली करना और उपभोक्ताओं को कम वजन देना तथा घटिया वस्तु देना। ये दो इसके प्रमुख बिंदु हैं क्या? अब आपके खंड ब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका खंड पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अब यहाँ से आपको लघुतात्मक प्रश्न आएंगे जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे क्या? तो फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नागरिक संहिता 1804 में जन्मधारिता विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया गया। दूसरा, आपके शहरों में कारीगरों की श्रेणी को संघों को नियंत्रित कर मुक्त करा दिया गया। यातायात व संचार व्यवस्था को सुधारा गया और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अगला है आपका 5वां क्वेश्चन, है आपका केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? तो पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात हेतु गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण संरक्षण के 4 उपाय बताइए। तो भूमि निम्नीकरण संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। वनारोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन, दूसरा है पशु चारण नियंत्रण, तीसरा है रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाना और चौथा है खनन नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है आपका, रोपण कृषि की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा मुख्य रोपण फसलों के नाम बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं रोपण कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अंतर्गत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। तीसरा है यह उद्योग तथा कृषि के मध्य एक अंतःपृष्ठ होती है और प्रमुख रोपण फसलें हैं चाय, कॉफी, रबड़, केला तथा गन्ना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता की साझेदारी में इन तीनों अंगों के कार्यों का इस प्रकार विभाजन होता है कि किसी एक अंग के पास असीमित शक्तियां एकत्रित न हो तथा प्रत्येक अंग दूसरे अंगों को नियंत्रित करता है। इससे शक्ति संतुलन बना रहता है। यही नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। तो कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता है क्योंकि इससे वंचित समूह को लाभ मिलता है और उन्हें बराबरी का दर्जा मिलता है। उदाहरण के लिए यदि महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मुद्दा राजनीतिक तौर पर न उठता तो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी नहीं मिलती। 10वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो भारत में बेरोजगारी दूर करने के निम्न सुझाव हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने चाहिए ताकि अल्प बेरोजगारी दूर हो सके। सेकंड है इसमें देश में आधारभूत संरचना जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि का विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषि एवं उद्योगों का विकास हो सके। 11वां क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो असंगठित क्षेत्र का आशय उन छोटी छोटी एवं बिखरी हुई इकाइयों से होता है जिन पर किसी प्रकार के सरकारी नियंत्रण नहीं होता। इन क्षेत्रों के नियम और नियमन तो होते हैं परंतु इनका अनुपालना नहीं होती है और श्रमिक का कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता है और उनको रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख
कीजिए। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के कारण निम्न है, जिसमें पहला है भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का संरक्षण प्रदान करना, और दूसरा है उद्योग धंधों के नष्ट होने से यहाँ के श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना। इसी के साथ आपको ये 2 पॉइंट इसमें लिखने थे। विकास के अंतर्गत सामान्यतः लोग किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं, साथ ही लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। लोग जीवन हेतु आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं क्या। तो ये थे आपके लघुगुणात्मक प्रश्न जो कि यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं। अब आपका खंड स है, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलते हैं और इनकी उत्तर सीमा भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। 100 शब्द आपको लगभग इसमें लिखने होते हैं क्या। तो 14वां क्वेश्चन है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। अथवा करके क्वेश्चन इसमें, 18वीं शताब्दी में हुए आविष्कारों ने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी, इस पर विवेचना करनी है क्या। तो खंड स के पहले वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय बुनकरों के कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रबंधन नियंत्रण की एक नई कानून व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें आप प्रमुख रूप से फर्स्ट पॉइंट देंगे आप इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा व्यापारी में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करके बुनकर की निगरानी रख के माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए, जिसमें गुमास्ता कहा जाता था। और अगला पॉइंट लिख सकते, गुमास्ते सिपाहियों पर चपरासियों को लेकर आते थे, जिसमें माल समय पर तैयार न होने की स्थिति बुनकरों को सजा देते थे और अब वे न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी को माल को बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, परंतु वे ऋण के कारण कंपनी के लिए काम करने के लिए बाध्य थे। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, ये भी आपके 3 नंबर का रहेगा। भारत में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की जल दुर्बलता के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। और अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, सेकंड वाले क्वेश्चन देखिए आप कि भाई देश में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक, इस वाले क्वेश्चन में इनसे खेती की निर्बाध गति से जल की पूर्ति होती है, जिससे समय पर फसलों की सिंचाई होने से कृषि उत्पादन बढ़ता है। सेकंड, इन परियोजनाओं से कृषि को ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो गया। सेकंड, इन योजनाओं से उद्योगों को मिली ऊर्जा मिलती है, जिससे कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। और इसमें आप बी वाला पॉइंट आप बना के लिख सकते हो यहाँ पे कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक। इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो, कृषि उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों के रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं तथा उनकी आय में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है 16वां, भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनाई गई किन्हीं 3 नीतियों को समझाइए। और अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है आपको, 7 आकर संघ बनाना की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं क्या। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप पढ़िएगा। तो इसी को मैं आपको आंसर बताता हूँ। 7 आकर संघ बनाना, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी इकाई राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड इसके प्रमुख उदाहरण है। ऐसे संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, जिसमें पहला है, इसमें सभी स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता तथा अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। सेकंड, वे अपनी खुशहाली और सुरक्षा बढ़ाने का रास्ता भी अख्तियार करते हैं। थर्ड पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्राय प्रांतों की सरकारों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप विशेष रूप से करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। कोई 3 कारण इसमें लिखने हैं अपन को। अथवा विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो, देश में अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों स्रोतों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, किंतु अनौपचारिक स्रोतों के द्वारा ऋण प्रदान करने के अनेक दोष हैं तथा इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऊंची दर पर दिए गए ऋण दिए जाते हैं तथा कई तरीके लोगों का शोषण किया जाता है। अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेकर, सेकंड पॉइंट है, ऋण लेकर लोग ऋण जाल में फंस जाते हैं, जबकि औपचारिक स्रोतों द्वारा कम ब्याज पर दर पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको लास्ट इसमें लिखना है, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख
करने वाली कोई संस्था नहीं है, जबकि औपचारिक क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों के औपचारिक गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है क्या। इसी के साथ ये आपका खंड सब यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके सेक्शन डी आता है क्या। ठीक है, इसमें आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न इसमें 4 अंकों का होता है। तो इसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए, इस आंदोलन का क्या महत्व था। 101% एक आंदोलन आपसे पूछा जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अथवा करके आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, इतिहास की पुनर्व्याख्या ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, इसकी समस्या क्या थी। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा और जिसमें 100% चांसेस है कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है आपके 19 नंबर का, क्षेत्रीय राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रीय और एक पार्टी के बारे में हमेशा आपसे उसमें पेपर में पूछा जाएगा। तो एक आप सभी पार्टियों को अच्छे से, राजनीतिक दलों को अच्छे से पढ़ के जाएं। एक राजनीतिक दल वहाँ पे आपसे 101% पूछा जाएगा ही जाएगा क्या। क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अथवा भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। भारत के राजनीतिक दलों के सक्षम 3 चुनौतियों और 3 सुधारात्मक उपाय सुझाइएगा। इसी के साथ आपका वहाँ पे 100% आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये कुछ एक पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तो उसको आपको नक्शे में फिल करना है। इसी के साथ ये आपका पेपर यहीं पे समाप्त होता है। पेपर में तैयारी के लिए हमने ये आपके लिए मॉडल पेपर की सीरीज डाल रखी है, हर सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सीरीज़ों को देखिए, मॉडल पेपर सोल्व कीजिए और 15 से 20 मिनट में आपका हम 80 नंबर का पेपर का पूर्ण रूप से रिव्यू करवा देते हैं। और इन पेपर में से आपके वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस बैठने की संभावना 100% है। तब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पर अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए।